बच्चों सेक्शन 1 हम लोग देखे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर सेक्शन 1 में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके उसको फिर से आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी जाएंगे और इसको कंसंट्रेट होके देखना है, समझना है। बच्चों में जो इसका लैंग्वेज क्वेश्चंस है, जो लैंग्वेज पोर्शन है, मैं उसको बोल दूंगा, आपको सुन के कॉपी कलम लेके अच्छे से लिखना है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट में ही बता चुका हूं कि आपको पेन कॉपी लेके बैठ के देखना है, ताकि आप सिर्फ इसको देखें ना, साथ साथ में नोट करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस पे गौर करने वाली बात है कि बच्चों बहुत सारे ऐसे आंसर्स बहुत सारे यूट्यूबर ने दिया है, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं दिया है। कहीं अनकम्प्लीट है, कहीं डायरेक्ट वैल्यू ले लिया जा रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। आपको 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो लेट अस नाउ हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी का जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, बोला है कि आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द लॉजिक गेट। आपको आइडेंटिफाई करना है 8 सेक्शन बी। अब हम स्टार्ट करेंगे 8 का ए नंबर। 8 का ए नंबर क्या बोला है बच्चों? आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द लॉजिक गेट। एक लॉजिक गेट दिया हुआ है। मैं बहुत जल्द लॉजिक गेट का फुल वीडियो लूँगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। सेट नंबर 1 को क्लियर डालने दीजिए, फिर हम लोग चैप्टर वाइज फिर आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प और हम करेंगे। तो एक सिंबल दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखना है। एक लॉजिक गेट है ए, एक ये आपको दे दिया सिंबल, आपको बताना आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द लॉजिक गेट। तो ये लॉजिक गेट किसका है? ये किसका लॉजिक गेट है? बच्चों ध्यान से समझना कि लॉजिक गेट का ये किसका सिंबल है। तो बच्चों इसका नाम हम कुछ समय के लिए ए दे देंगे, इसका नाम बी देंगे। यानी कि इस लॉजिक गेट का 2 इनपुट है, तो ये 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, मतलब ये एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। और जिसका 1 इनपुट और 1 आउटपुट और ये बीच वाला आप देखिएगा, अगर ऐसा लगा है इसका मतलब ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो सिंबल आपको 8 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको बेसिकली देखना है कि एंड प्लस नॉट को अगर हम मिला देते हैं, एंड प्लस नॉट, जब दोनों को हम मिला देंगे तो एक नया लॉजिक गेट का निर्माण होगा, जिसका नाम होगा नैंड गेट। यानी 8 नंबर का ए का जो आपका आंसर होगा, यानी वाई क्या होगा, यानी कि आपका जो नया लॉजिक गेट बनेगा वो क्या बनेगा? नैंड गेट बनेगा। ठीक है, तो ये आपको सिंबल दिया था, फिर भी थोड़ा सा आगे स्टेप हमने बता दिया आपको। अब इसका बी नंबर पार्ट क्या बोला है, इसको बारीकी से समझना। बोला कि राइट ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड एंड और गेट। यानी नैंड गेट और OR गेट का आपको ना सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना है, ओनली ट्रूथ टेबल। तो बच्चों मैं सबसे पहले OR गेट का ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, फिर नैंड गेट की ओर चलेंगे हम लोग। तो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं बी नंबर में। सबसे पहले OR गेट का, OR गेट। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक इनपुट, दूसरा आउटपुट। इनपुट में क्या होता है ध्यान से समझना है। इनपुट में 2 ए बी, OR गेट में ए बी, और आउटपुट में क्या होगा, इसको y इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग a प्लस बी। बच्चों ध्यान से समझना है, जब हम लॉजिक गेट लेंगे, जब लॉजिक गेट का हम टॉपिक आपको लेंगे, तो उस समय डिटेल से बताएंगे कि ये y इज इक्वल टू a प्लस बी क्यों हुआ,
इनपुट में हमने ए बी क्यों लिया, इस सब का जवाब आपको एक अलग वीडियो मिलेगा लॉजिक गेट का, वहां पे बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम डायरेक्ट इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट में बच्चों ध्यान से समझना है, दो चीज होता है, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। ऑन को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑफ को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर ए में कोई मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हम लोग ए को ऑन करें, ए को ऑफ करेंगे और बी को भी ऑफ करेंगे, तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी y इज इक्वल टू होगा 0। आगे अब हम क्या करेंगे, एक सर्किट में 1 लेंगे, यानी इनपुट ए में 1 लेंगे, बी में 0 ले लेंगे, तो 1 और 0 मतलब किसी एक सर्किट में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो आउटपुट में करंट फ्लो हो सकता है, यानी कि यहां पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। वीडियो नीचे आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, फिर से ध्यान से समझिएगा। एक बार 0 0 लिए तो 0 आया, 1 0 लिए तो 1 आया, 0 1 लेंगे, ठीक है, ये a है, ये b है और ये y इज इक्वल टू a प्लस b है। तो 0 1 जब लेंगे तब भी 1 आएगा, और जब दोनों इनपुट में ऑन कर देंगे तो बल्ब आराम से ग्लो करेगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट। इसको बारीकी से आपको नोट करना है, अच्छे तरीके से नोट कीजिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहला सेक्शन का हमको आंसर मिल गया है। अब इसका NAND गेट का हम ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं, NAND गेट का। तो NAND गेट का ट्रूथ टेबल आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से कॉपी कीजिए तब तक हम इधर NAND गेट का बनाने जा रहे हैं। तो NAND गेट का हम लोग ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। बच्चों एक बात आपको समझना है कि NAND गेट बनता कैसे है, तो AND गेट प्लस NOT गेट से बनता है। तो यहां पे इसको बारीकी से समझना है। NAND गेट में इनपुट की संख्या A B, पहले हम लोग को बनाना है AND गेट। तो AND गेट क्या होता है जी, तो 2 इनपुट 1 आउटपुट, ध्यान से समझिए। फिर इसको NOT गेट में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा NAND गेट आराम से बनेगा, यानी y जो मेरा आया, इस y का अगर हम लोग कंप्लीमेंट निकाल दें तो ये NOT गेट में कन्वर्ट होगा, और फाइनली बच्चों ये NAND गेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान से समझना है कैसे कैसे काम करेगा। देखिए इनपुट में अगर हम 0 लेते हैं, यहां भी 0 लेते हैं, तो 0 इंटू 0 यानी दोनों बल्ब मेरा ऑफ है। तो जब दोनों बल्ब मेरा ऑफ है तो दोनों स्विच अगर मेरा ऑफ है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। एक बात बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ y मीन्स क्या होता है कि अगर y मेरा 0 आया और उस 0 में अगर हम कंप्लीमेंट लगा दें तो उसका चेंज हो जाएगा 1 में, यानी NAND गेट जो हम लोग बनाने वाले हैं y डैश, उसमें 1 आएगा। अब उसी तरह सिस्टमैटिक बढ़ते जाएंगे, फिर 1 फिर 0, तो 1 0 कितना 0 का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, फिर से 1, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो फिर से 0, इसका कंप्लीमेंट 1। बच्चों ध्यान से समझना, इस सीरीज को याद रखना है। अब यहाँ ऑन तो सर्किट कैसा होगा ऑन होगा, लेकिन 1 में ध्यान देना है, लास्ट वाला में 1 का कंप्लीमेंट कितना, तो 0, तो यहाँ हो गया 0। तो बच्चों सावधानी से इसको नोट कीजिए। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND गेट। तो ये NAND गेट का आपको ट्रूथ टेबल है,
मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि मैं पूरा लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, सारे गेट्स का एक अलग से वीडियो मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। अब मैं आपके साथ कंटिन्यू एग्जाम तक रहूंगा, आप चिंता ना करें, इसको अच्छे तरीके से नोट करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 यानी सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान क्वेश्चन है। बोला राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखवाते जा रहा हूं, आप लिखते जाना। नंबर 1 इलेक्ट्रो, 1 नंबर लिखिए। 9 का आपको आंसर स्टार्ट हो चुका है, 9 का आंसर आप लिखते जाएं। 1 नंबर EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर produces by accelerated charge or accelerating charge। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेटेड चार्ज और एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है बच्चों, फ्री स्पेस में ये ट्रेवल करता है, फ्री स्पेस और वैक्यूम में ये ट्रेवल करता है। किसके साथ करता है, तो विथ द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस और वैक्यूम में ट्रेवल करता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी बोला है, क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। हैंस दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा है, कैसा होगा, तो न्यूट्रल होगा। हैंस दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं खुद एक एग्जाम का क्वेश्चन का एग्जाम का आप जो देते हैं उसका आप कॉपी चेक करते हैं, तो आप बारीकी से मेरे चैनल्स को फॉलो करें। मैं वही आंसर्स दूंगा जो एग्जामिनर चाहता है एग्जाम में। तो आप एकदम साइलेंटली आराम से इसको कॉपी कीजिए, आंख बंद करके इसको याद कीजिए। जो भी आंसर्स आपको मिलने जा रहा है एकदम 100% सही, क्योंकि मैं खुद एक लेक्चरर हूं। इसीलिए आप बारीकी से एक एक क्वेश्चंस का आंसर लिखिए। वही आंसर मैं लिखाने जा रहा हूं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एग्जामिनर को चाहिए, ताकि आप वहां से अच्छे मार्क्स उठा सकें। फिजिक्स में 90+, इस बार अब की बार 90 पार फिजिक्स में। तो अच्छे तरीके से इसको कॉपी करना है, बढ़िया से कॉपी करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बारीकी समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों एक न्यूमेरिकल है, और ये जो न्यूमेरिकल है ये NCERT का चैप्टर नंबर 11 यानी कि 11.2 में ये क्वेश्चंस है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सेट नंबर 1 में 10 नंबर में है। क्वेश्चन क्या बोला है इसको ध्यान से समझना है, और जैसा मैं बता रहा हूं इसको बारीकी से लिखिए, अच्छे से लिखिए, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन बोला है कि द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम
मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साथ साथ में हमको ना गिव एंड दैट भी करते जाना है ताकि समय बचे। वर्क फंक्शन दे दिया, ठीक है, वर्क फंक्शन ध्यान से समझना है, जिसको ना हम लोग फाई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो वर्क फंक्शन दे दिया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिसको ना हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना दे दिया 6 × 10⁻14 हर्ज। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। व्हाट इज द नंबर ए क्या बोला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी ए नंबर में हमको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करेंगे एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब ध्यान से समझना है, एच क्या है यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 6.62 × 10⁻34 और न्यू कितना दे दिया, फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14। बच्चों ध्यान से समझना है, कोई भी दिक्कत हो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसको जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ये सारा जो गेम है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ना डिवाइड कर देंगे। तो 1.6 × 10⁻19। अब देखिए ये तो एच न्यू में हम लोग तोड़ दिए, माइनस है, माइनस दीजिए, फाई का वैल्यू कितना, तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से समझना है, तो हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करके वैल्यू को डायरेक्ट लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आगे समझना है बढ़िया से इसको कि फिर कैसे सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग ना कैलकुलेट करेंगे, जब सब कुछ करेंगे, तो के जो मेरा आएगा के इज इक्वल टू, हम इसको डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं 2.485। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो 2.485 आएगा, माइनस करना है 2.14 से, माइनस करना है 2.14 से, यानी कि फाइनली जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा आपका फाइनली 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका के आ गया, ठीक है, एक नंबर का आंसर। बी नंबर में क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग ना न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई × न्यू नॉट। अब देखिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो न्यू नॉट इक्वल टू K/E। के का वैल्यू कितना आया, 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर देंगे वोल्ट में, तो 1.6 × 10⁻19 बाय इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 × 10⁻19। ये दोनों रिप्लेस करेगा तो 0.345 वोल्ट आएगा, जो मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से निकल गया। इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। अब लास्ट में हमको निकालना है मैक्सिमम स्पीड, जो मैं यहां निकालने जा रहा हूं, सी नंबर, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे, 12mv², यानी ये मास कैसा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको v² निकालना है, तो v² इक्वल टू 2k/me। 2k का वैल्यू कितना निकला मेरा, यहाँ पे k का वैल्यू है, आप यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.3
4 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कीजिए आप वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई। थोड़ा इसको हम मिटा रहे हैं। अब क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो जब हम थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहे हैं समय बचाने के लिए, तो भी जब आप निकालिएगा तो आपका आएगा 3.323 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन को हम ज़्यादा लंबा नहीं लेके गए। अगर कोई भी दिक्कत हो इस न्यूमेरिकल में, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर से आप एक बार बताएं, तो मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को बारीकी से अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि एग्जाम में ना एक न्यूमेरिकल आपका रहेगा इस चैप्टर से, तो अच्छे तरीके से समझना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 मेरा जैसे कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो बच्चों है ये थोड़ा लंबा है, तो मैं लिखना पसंद नहीं करूंगा, मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप उसको फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहा हूं। पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं फटाफट और पढ़ भी रहे हैं। व्हाट इज जेनर डायोड? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी जेनर डायोड का। जेनर डायोड क्या होता है इसको समझिए बारीकी से। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो बच्चों जेनर डायोड क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, इसका मैं पूरा आंसर आपको बोल के लिखवाऊंगा। आप पेन कॉपी लेके एकदम आराम से रहें और फटाफट इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहले जेनर डायोड क्या है, इसका आंसर थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर स्टार्ट हो रहा है। बोला है कि दैट डायोड, देखिए जेनर डायोड क्या है, दैट डायोड इन विच, लिखते जाइए आप लोग, इन विच P region as well as N region, both are heavily doped is known as जेनर डायोड। ध्यान से समझना है कि जब हम ऐसा डायोड जिसमें P रीजन एज वेल एज N रीजन बोथ आर हैवीली डॉप्ड होगा, जब P रीजन और N रीजन हैवीली डॉप्ड करेगा तो एक नया डायोड का निर्माण करेगा और उस डायोड का नाम होगा जेनर डायोड। क्या नाम होगा? जेनर डायोड। इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट है सिंबल, इट हैव सिंबल। तो इसका सिंबल बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसका सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से यहां पे ना इसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। ये सिंबल हुआ आपका, ठीक है। अब ये आपका पहला सेक्शन का आंसर हुआ। ध्यान दीजिए, व्हाट इज जेनर डायोड का आंसर कंप्लीट। अब मैं आपको ना इसका वर्किंग बताने वाला हूं। अब आप हेडिंग दीजिए वर्किंग। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आपको एकदम नोट कॉपी में वैसे ही नोट करना है। तो वर्किंग में सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद ही आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। हमारे पास एक अनरेगुलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको RS से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, बारीकी से इसका डायग्राम देखिए। हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको डायरेक्ट एक डायोड के साथ कनेक्ट करेंगे और वो डायोड कैसा होगा, मेरा जेनर डायोड होगा। अभी हमने आपको जेनर डायोड का सिंबल तुरंत बताया, इसको अच्छे से समझना है। दिस इज अनरेगुलेटेड पोटेंशियल शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों,
डिफरेंस, ठीक है। और एक अब हम क्या करेंगे इसको रेगुलेटेड, एक रेगुलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, रेगुलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको बारीकी से समझना है, ये बहुत थोड़ा सा बड़ा जाएगा बच्चों। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे तरह से आंसर दिया होगा आपको। मैं जो लिखाने जा रहा हूं ये एकदम फैक्ट आंसर है इसका, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, इसलिए अच्छे से बारीकी से समझना है चीज को। पहले वर्किंग में डायग्राम बनाना है और स्टेटमेंट राइट डाउन। आप लोग ना साथ साथ में स्टेटमेंट लिखते जाइए। देखिए जेनर लिखिए, स्टेटमेंट राइट डाउन। जेनर डायोड इज, जेनर दो बार मैं बोलूंगा, जेनर डायोड इज कनेक्टेड in reverse biasing, in reverse biasing, in series with RS resistance in unregulated potential difference, full stop, पोटेंशियल डिफरेंस, फुल स्टॉप। एन इसके बाद लिखिएगा एन एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस, एन एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड across Zener diode when constant potential difference is applied, when constant potential difference is applied, then Zener diode is in reverse biasing. So current flows through load resistance. So current flows through load resistance will give output, full stop. But when input potential difference becomes very high, then Zener diode, full stop, which is in reverse biasing, increases reverse biasing current through diode without appreciable change in potential difference, full stop. So potential difference across load resistance almost remains constant, and again output across load resistance remains constant. तो बच्चों इसको अच्छे तरीके से बढ़िया से इसको नोट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका पीडीएफ आपको लोड कर देंगे। विवेक बाहर गेट बंद करो, आवाज अंदर आ रहा है। गेट बंद करो, बढ़िया से गेट बंद कर दो। हाँ गेट बंद करो, ठीक है। तो ये आपका 11 नंबर का पूरा फुल क्वेश्चन रहा। लैंग्वेज है, लिखने पे बहुत अभी टाइम लग जाएगा और लंबा चला जाएगा वीडियो, इसीलिए आप उसको ना सुन के लिखें। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, 12 नंबर वीडियो मैंने बहुत किसी का देखा, 11 नंबर वीडियो मैंने बहुत किसी का देखा, बहुत शॉर्ट आंसर है, वहां से मार्क्स आपको 100% कट रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा कि हमने तो लिख के आया, फिर नंबर कहाँ कटा। तो बच्चों एकदम बारीकी से जो क्वेश्चंस पूछा उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना है एकदम अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, 12 की ओर चलते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका सेट 1 में 19 है और मैं 19वां क्वेश्चन का आंसर में देने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 12
12 नंबर क्या बोला है इसको ध्यान से समझिए। 12 नंबर बोला है यूजिंग फेजर डायग्राम एनालिसिस ऑफ सीरीज LCR सर्किट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। यानी फेजर डायग्राम का यूज करके, फेजर डायग्राम एनालिसिस ऑफ LCR सर्किट का यूज करके आपको फाइंड करना इम्पीडेंस। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिए। LCR सर्किट है तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस लेंगे, एक रेसिस्टेंस लेने के बाद हम लोग एक इसका R नाम दे दीजिए। इसके बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं, इंडक्टेंस। बनावट ध्यान से समझना है। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, एक कैपेसिटर। और इस सब को एक AC सोर्स के साथ, AC सोर्स का ये सिंबल है, दिस इज AC, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। एकदम ध्यान से समझिए। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही AC के साथ कनेक्ट करेंगे, दो टर्मिनल आपको जगह जगह दिखा देना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। रेसिस्टेंस में क्या होता है, करंट आपका सेम हो जाएगा यहाँ पे, करंट और E0। यहाँ पे देखिए फेजर डायग्राम का यूज करने के साथ करंट का डायरेक्शन सभी केसेस में सेम होगा। यहाँ पे E0 जो होगा इम्पीडेंस, ये आपका जो होगा L इंडक्टेंस का ऊपर जाएगा, और जस्ट इसका रिवर्स कैपेसिटर का ये R हो गया, ये L नाम देंगे यहाँ पे, ये C, यानी कि तीनों मिलके LCR सर्किट का निर्माण करता है। यहाँ पे इसका वोल्टेज जो होगा नीचे की ओर रिप्रेजेंट करेगा, करंट पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपको बनाना है, इसका स्टेटमेंट भी हम पूरा लिख दे रहे हैं। पहले इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है। तो लेटस कंसीडर, लेटस आप साथ साथ लिखते जाएं, लेटस कंसीडर ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R, कॉमा ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and inductor of self inductance L are connected in सीरीज। सबको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, किसके साथ जी, तो विथ अल्टरनेटिंग EMF के साथ। पूरा लिख दे रहे हैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ, फुल स्टॉप। अब बच्चों आपको ध्यान से समझना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन नंबर 12 में मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है कि आपने क्या क्या लिया, देन आफ्टर डायग्राम। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन समझिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंसीडर किया, एक रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस लिए R, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस लिए C, एंड इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस लिए R। और इस सभी को ना सीरीज में कनेक्ट किए, देख रहे हैं आप सबको सीरीज में कनेक्ट किए विथ अल्टरनेटिंग EMF के साथ। अब इसका डेरिवेशन को आपको ध्यान से समझना। अभी ना एक एक चीज को समझना है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे EOR क्या है। देखिए अभी ना आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई ये सर O क्या लिखे थे तो OR कर दे रहे हैं, यहाँ OL कर दिए और यहाँ पे ना OC कर दे रहे हैं। अभी देखिए ये है क्या, वेयर, थोड़ा साथ साथ आप नोट करते जाएं ताकि आपका भी समय बचेगा। वेयर EOR, देखिए ये क्या है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल
डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। रेसिस्टर का ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका फॉर्मूला होगा I नॉट इंटू आर। इसी प्रकार हम लोग इंडक्टेंस का भी निकालेंगे, सेम चीज, फिर से मैक्सिमम, शॉर्ट में और लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से, अक्रॉस इंडक्टर। ध्यान से समझिएगा, इंडक्टर का हो जाएगा। तो देखिए इंडक्टर का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे इंडक्टर में जो रेसिस्टेंस यूज करेंगे उसको XL से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा थोड़ा समझना है, थोड़ा थोड़ा नया नया सिंबल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे EOC, फिर से वही सेम चीज, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर इसको क्या करेंगे हम लोग, I नॉट इंटू XC से रिप्रेजेंट करेंगे, EOC को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से समझिए, अब ना हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो हम इधर मिटा रहे हैं ताकि आप ऐसा मान के चलें कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। जब तक मैं इधर लिख रहा हूं उधर आप नोट कीजिए फटाफट। अब एक फेजर डायग्राम में बनाने जा रहा हूं, E यानी मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का। तो बारीकी से समझिएगा, ये तीनों आपस में किस सिचुएशन में रहेगा, तो कहीं ना कहीं तीनों आपस में ना परपेंडिकुलर होगा। ये इंडक्टेंस का हो गया, L है ये रेसिस्टेंस का हो गया और ये कैपेसिटर का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी ध्यान से समझना है, लेट EOL इज ग्रेटर देन EOC। अगर हम इसको मान लेते हैं तो एक नया डायग्राम फिर से आपका बनने जा रहा है। यहां पे 3 डायग्राम बनेगा बच्चों, इसको बारीकी से समझना है। E नॉट, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे I नॉट पे, तो ये होगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेसिस्टर। और ये जो डॉटेड शो करेगा, ध्यान से समझिए, आपस में परपेंडिकुलर है, ये ना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टेंस और माइनस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, ये डॉटेड रिप्रेजेंट करेगा। और हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, सो नेट ईएमएफ एम्पलीट्यूड निकालना है। तो E नॉट इज इक्वल टू, आप लोग पाइथागोरस का यहां पे यूज करेंगे हम लोग, तो E नॉट इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, EOL माइनस EOC टू दी होल स्क्वायर। थोड़ा उधर मिटा रहे हैं हम ताकि कोई दिक्कत ना हो। इधर हम थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, माइनस यानी प्लस EOR का होल स्क्वायर। अभी ना बच्चों एकदम ध्यान से समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे, EOL जहां पे है वहां पे हम अभी आपको तुरंत हम वैल्यू बताएं, कितना वैल्यू बताएं, तो I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस I नॉट इंटू, या इसको डायरेक्ट हम लोग ना I नॉट इंटू, नहीं डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा लॉन्ग ही कर देते हैं, R स्क्वायर का टू दी होल। अब सब से क्या कॉमन निकल रहा है, तो I नॉट कॉमन निकलेगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहां बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अभी बच्चों एकदम ध्यान से समझना है, देन E नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू जेड, वेयर जेड इज इम्पीडेंस। ध्यान से समझिए, यहीं पे थोड़ा ट्विस्ट है, ये थोड़ा लंबा नहीं, ये उतना लंबा नहीं है, फिर भी समझिए इसको बढ़िया से। देखिए E नॉट यानी कि वेयर जेड इज इक्वल टू, जेड का वैल्यू कितना है, अंडर रूट XL
माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, वेयर जेड इक्वल टू इम्पीडेंस, जो क्वेश्चन आपको पूछा था। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो हुआ वो पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में अब हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है, क्योंकि 3 छोटा छोटा डिफिनेशन आपको पूछा हुआ है, तो 13 नंबर हम आपको बताते जा रहे हैं, आप इसको नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको बारीकी से समझें, कहीं कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए बढ़िया से, ठीक है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। आप साथ साथ नोट करते जाएं। बच्चों एक्सप्लेनेशन करने का अभी थोड़ा सा समय कम है। अगर मैं एक एक क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करूं तो ये वीडियो ना बहुत लंबा चला जाएगा, लगभग 3-4 घंटे का। तो मैं उतना ज़्यादा लंबा ना लेकर छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, आपको सिर्फ अभी आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ बस। 13 का ए क्वेश्चन बोला डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको ना आप ना डायग्राम जरूर बना लेना, मैं इसका स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, आप इसको नोट करो, क्योंकि बच्चों उतना समय नहीं है कि मैं एक एक चीज को लिख पाऊं, ठीक है। आप फटाफट नोट करो इसका डिफिनेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैं बहुत स्मार्ट डिफिनेशन लिखाने जा रहा हूं, लिखते जाइए आप लोग। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium is greater than critical angle, is greater than critical angle, comma, light suffers, SUFFERS, suffers reflection from the surface, full stop, reflection from the surface, full stop. This phenomena is known as total internal reflection। और इसका डायग्राम बच्चों आपको जरूर बनाना है, ताकि एग्जामिनर आपका नंबर कहीं ना काटे, ठीक है। अभी ना रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और आपको पता है कि डेंसर से रेयरर में, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जब भी डेंसर से रेयरर में लाइट जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल भागता है, ठीक है। अब मैं यहाँ का एंगल को ना ध्यान से समझिए, यहाँ का एंगल को हम कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। इसका एंगल हो गया I1, इसका एंगल हो गया R1, अब हम एंगल को और बढ़ा देंगे तो ये नॉर्मल से और दूर जाएगा। इस तरह रिफ्लेक्ट करते करते इतना एंगल बढ़ा देंगे कि उसी नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री बना देगा। ध्यान से समझिए कि मैं इस पॉइंट पे कंटिन्यू ना एंगल को बढ़ाते जा रहा, पहले क्या एंगल था फिर अब क्या एंगल हो गया। तो देखिए इसका रे डायग्राम को ध्यान से समझना है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर जाता है। फिर से हम एंगल बढ़ाएं तो नॉर्मल से और दूर गया, फिर एंगल बढ़ा दिए तो नॉर्मल से बहुत दूर चला गया, पहला दूसरा ये तीसरा, बहुत दूर चला गया। मतलब कितना दूर गया, तो वो नॉर्मल पे ही लाइज कर गया, 90 डिग्री बनाया। अभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब और एंगल को जब हम बढ़ा दिए तो पता चला कि जिस मीडियम से लाइट को जा रहा था उसी मीडियम में लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, और इसी फेनोमिना को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायग्राम को अच्छे तरीके से समझना है कि हमने रे ऑफ लाइट को डेंसर से रेयरर में भेजा, और डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो ये नॉर्मल से अवे होता है, नॉर्मल से दूर भागता है। फिर से एंगल बढ़ाएं तो फिर से इससे ज़्यादा हुआ, फिर एंगल बढ़ाएं तो ये नॉर्मल से लाइज करके 90 डिग्री बनाया। अब इतना ज़्यादा एंगल बढ़ा दिए कि जिस रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से जा रहा था उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट किया। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। अब है तुम्हारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है राइट ए कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस।
इस प्लेस में से क्या क्या कंडीशन है। तो ये सारा क्वेश्चन जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ा सबका पता है, सबको बता दिए हैं। अब ये ना 1 नंबर देखिए 13 का 2 नंबर क्वेश्चन, 13 का 2 नंबर राइट द कंडीशन पूछा है। तो 2 कंडीशन आप फटाफट नोट करो। नंबर 1 कंडीशन लिखो जी फटाफट, द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी पहला कंडीशन है कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। एक बार रिपीट कर रहे हैं, द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नंबर 2 इसका है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, यानी कि सेकंड कंडीशन कहता है कि एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, ये 2 नंबर का आंसर हो गया। अब 13 का 3 नंबर आंसर, 13 का 3 बोला राइट एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का ना अब हम एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। क्रिटिकल एंगल क्या है, तो यहां पे समझना है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम को हम लोग μ1 मानेंगे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगा उसको μ2 मानेंगे। तो डेंसर से जब रेयर मीडियम में लाइट आता है तो ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागता है। फिर अब क्या करेंगे, एंगल ऑफ आई को फिर बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ आई बढ़ाएं तो फिर से दूर गया। इतना ज्यादा एंगल ऑफ आई को बढ़ा देंगे कि नॉर्मल के साथ लाइज करेगा, देन दिस फेनोमेना इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो ये जो क्रिटिकल एंगल कितना, जब ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि ये जो आई है ये क्रिटिकल एंगल कब कहलाएगा, जब आर मेरा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। और μ1 को हम लोग म्यू मान लेंगे, μ2 एयर है इसीलिए 1 मान लेंगे। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। देखिए इससे नीचे लिखेंगे नहीं पर दिखेगा नहीं आप लोग को, तो μ2 का वैल्यू 1, μ1 का वैल्यू म्यू, तो 1 यहां लिख रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं, तो 1 बाय म्यू, साइन आई का वैल्यू आई सी, साइन आर का वैल्यू 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आप सबको पता है 1 होता है। देन 1 बाय म्यू इज इक्वल टू साइन आई सी, यानी 1 बाय म्यू इज इक्वल टू साइन आई सी आया। तो आई सी इज इक्वल टू कितना होगा, तो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है आप लोग डायग्राम जरूर बना लिए होंगे, आपका वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीडली बताने जा रहे हैं। इसको आप जरूर नोट कर लें, 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो एक न्यूमेरिकल है, बोला डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपका, सबसे पहले आप लोग गिवन दैट करेंगे 1.5 विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस, यानी R1 भी R मानना है और R2 को भी R मानना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या बोला है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ही यानी R ही निकालना है अगर फोकल लेंथ कितना दे दिया हो, 20 सेंटीमीटर दे दिया। बच्चों एक बात ना यहाँ पे सोचने वाली और समझने वाली है कि अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो R1 जो होगा, ध्यान से समझना है, R1 जो आपका होगा, ठीक है, R1 और R2 कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो R1 को हम लोग लेंगे पॉजिटिव R और R2 को लेंगे नेगेटिव R। इसी को यहाँ पे याद रखना है कि अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो फर्स्ट रेडियस पॉजिटिव, सेकेंड रेडियस नेगेटिव। अब हम लोग को यूज करना है यूज लेंस मेकर फॉर्मूला।
तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो 1/f का वैल्यू 20 दे दिया है, म्यू का वैल्यू 1.55 माइनस 1 दे दिया है, r1 का ओहो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, फॉर्मूला में माइनस होता है, ठीक है। तो 1/r माइनस 1/-r, अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1.55 में अगर 1 जगह तो 0.55 बचेगा, इनटू इसको जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो 2/r होगा, तो r इक्वल टू 0.55 इंटू 2 और ये 20 इधर आएगा, यानी फाइनली रेडियस जो आपका आएगा 4 20 22 00 यानी 22 सेंटीमीटर में आएगा। तो बच्चों ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब जो सेक्शन आपका स्टार्ट होगा वो लॉन्ग स्टार्ट होगा, यानी 15 16 17 18 19, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग सेक्शन है इसको हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि थोड़ा लंबा ना हो, ठीक है। एक बार इसे क्वेश्चन देखो तो क्या क्या है। सेट नंबर 1 यहीं पे होगा, हाँ सेक्शन नंबर 8 से 14 तक दे दिया है आपका, ठीक है। तो ठीक है, सेक्शन हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेक्शन सी बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा हमको लगता है, तो सेक्शन सी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बारीकी से अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स को देखें, बढ़िया से समझें, कोई दिक्कत होगा फिर हम आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट का यूज़ करके आप इसको बताइए, हम आपको फिर से मदद करेंगे, ठीक है। तो जो जो बच्चे अभी तक इस चैनल ईजी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा। तो बच्चों अच्छे तरीके से इसको फॉलो करें, एक एक न्यूमेरिकल्स एक एक थ्योरी को आप बारीकी से समझें, अच्छे से लिखें। कोई दिक्कत होगा देन कॉल मी, सॉरी देन कमेंट मी, नॉट कॉल मी, क्योंकि नंबर मैं रिलीज नहीं करूंगा।